Hey, I am Jaiprakash Singh from संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। आज का हमारा जो लेसन है वो है सीबीएसई जैक और अन्य स्टेट बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी की बुक प्रिस्क्राइब्ड की गई है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इस पे हम जिन चीज़ों की बात करेंगे, सबसे पहले तो चूंकि ये पोएम पढ़ रहे हैं तो पोएम की दो मीनिंग जब होती है लिटरल एंड मेटाफोरिकल, तो हम इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। साथ ही लिटरल मीनिंग के साथ साथ मेटाफोरिकल मीनिंग की बात होगी। जब मेटाफोरिकल मीनिंग की बात होगी तब इस पोएम का जो इनर मीनिंग यानी डीपर मीनिंग है वो आ ही जाएगा, जिससे हम इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया और थीम है वो बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो पोएट का मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं पोएट इस पोएम के थ्रू उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इस पोएम में यूज हुए लिटरेरी डिवाइसों को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पूरे के पूरे एक कविता के साथ इस कविता के पूरी की पूरी जो एग्जामिनेशन की तैयारी होती है उस पर हेल्प करेगी। यानी एक पूरा सा पैकेज हम अपने आज के इस वीडियो पे देखेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और जैसा कि हमने बात किया तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कविता। जब भी हम कोई भी एक लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे होते हैं तो टाइटल सबसे अहम चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो टाइटल जैसे आपको दिख रहा है डस्ट ऑफ स्नो, और जिनको लिखा है किन्होंने, जिनको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो कविता को पढ़े इससे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी कुछ बातें कर ले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे जो रियलिस्टिक पोएट कहलाते हैं, यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों को वो अपनी कविताओं में जगह देते थे। एंड एट द सेम टाइम उनकी कविताओं में कुछ रोमांस भी दिखता है। रोमांस से यहाँ मतलब हमारे बॉलीवुड फिल्मों में यूज होने वाला रोमांस जो दिखाया जाता है उस रोमांस की बात नहीं है। हमारे रोमांस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें लिटरेचर में इसका मीनिंग ये होता है कि नेचर की ब्यूटी को जिस प्रकार से वर्डों के द्वारा एक चित्रण दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं रोमांस। तो इनकी भी जगह हमें मिलेगी और इस कविता में हम देखेंगे, वो भी एक एग्जाम्पल की तरह। अभी चलिए तो सबसे पहले टाइटल डस्ट ऑफ स्नो से समझने का प्रयास करते हैं कि इस कविता की थीम और मीनिंग क्या है। डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का डस्ट यानी स्नो बर्फ, उसके छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। अब यहाँ डस्ट से मतलब स्मॉल पार्टिकल्स तो है ही। एट द सेम टाइम कविता को पढ़ते हुए भी हम देखेंगे यहाँ डस्ट का मतलब है कि स्नो का डस्ट के रूप में गिरना, यानी डस्ट हो जाना मतलब गिरना या गिराना। ओके, इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें, कविता को हम दो पार्टों में, जैसे कि दो यहाँ पर पार्ट यानी कि दो स्टेंजाज में है, तो उसी तरीके से हम इसको देखेंगे भी। तो चलिए पहले स्टेंजा को हम देख लें, जहाँ पर पहले स्टेंजा का जो लाइन है वो 4 लाइन क्या रीड्स करता है, और फिर हम जो है इनके लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग की बात करेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस 4 लाइन में कहा क्या गया है कि जिस प्रकार से एक क्रो shook down on me हिलाकर गिराता है, शुक सेक का सेकेंड फॉर्म, हिलाकर गिराया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, उस स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के रूप में मेरे पर पड़ाए गए, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। और वो कहाँ थे वो स्नो, हैमलॉक ट्री पे। यानी एक हैमलॉक ट्री है, उस हैमलॉक ट्री जो स्नो से भरा पड़ा है, उस पेड़ से एक कौवे का इस प्रकार से जो है हिला करके स्नो को डस्ट के रूप में गिराना, यानी कि स्नो को फ्लैग को जो है कवि के ऊपर पड़ाना, ये क्या करता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने बात की थी कि सिंबल भी यहाँ 2 है, क्रो और हैमलॉक। अब आप खुद थोड़ा सा सोच कर देखेंगे कि एक कविता में कभी भी जल्दी ही कोई कवि एक पक्षी को कभी भी क्रो को नहीं लेते हैं, और ना ही यहाँ हैमलॉक ट्री को भी लिया गया है। यानी क्रो एक ऐसा पक्षी जो बैड ऑमेन का प्रतीक होता है, जो खुद रिप्रेजेंट करता है डेथ को, जो शौरों को दिखाता है, शौरों को सिंबल करता है। वही दूसरी ओर जब हैमलॉक ट्री है वो अपने आप में एक पॉइजनस ट्री है, ये भी एक बैड ओमेन यानी कि गलत चीज़ को दिखाता है, नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है। तो पूरी नेगेटिविटी यानी बैड सिनेरियो
को दिखाने का प्रयास किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया इंटेंटली ताकि कवि हमारा जो मानवीय धारणा बनी हुई है, जो हमारी मेंटालिटी बनी हुई है, जो सोच बनी हुई है, उसका खंडन करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सैटर करने का प्रयास किया है कि बुरी चीज़ें, जैसे हम मान लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी है बुरा हो जाएगा, जैसे बुरी बुरी चीज़ों से हमें लगता है कि उन चीज़ों से बुरा ही आता है। जैसे क्रो खुद में अपने आप में एक बुरी पक्षी मानी जाती है, उनकी आवाज़ भी कर्कश होती है, उनको सिंबल किया जाता है डार्कनेस से, डेथ से, इन विभिन्न बुरी चीज़ों से। हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस ट्री है, जहाँ पर विदेशों में इसे बहुत गलत माना जाता है। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है, दिखने में कहीं ना कहीं पाइन की तरह होता है, लेकिन उनके जो ब्रांचेस है बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, और उस पर सफ़ेद फूल होते हैं। पॉइजनस ट्री होता है ये। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि एक इन दोनों को एक सिंबल दिया गया, सिंबल किस लिए दिखाया गया है, तो सौरों की और सैडनेस की और बैड थिंग की और आगे समझेंगे। पहले बाकी की 4 लाइनों को देख कर लिटरल मीनिंग की बात कर ले रहे, फिर हम लोग जो है मेटाफोरिकल मीनिंग की भी बात करेंगे। अगली 4 लाइन हमसे, यानी कि नेक्स्ट स्टेंजा की लाइनें हमसे क्या कहती है, हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी पहले स्टेंजा की जो 4 लाइनें थी उन पे हुआ जो इंसिडेंट है, यानी कि एक कौवे का इस प्रकार से हेमलॉक ट्री पर पड़े हुए स्नो का इस प्रकार से उसे हिलाकर डस्ट के रूप में पड़ाना कवि के ऊपर, इस इंसिडेंट ने क्या किया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे हृदय को एक परिवर्तन दे दिया मूड में, मेरा मूड चेंज हो गया। अब कैसा मूड चेंज हुआ आगे के लाइन से समझ में आता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और वो दिन जिसको मैं बर्बाद कर चुका था, जो बर्बाद जा चुका था, मतलब रूड से मतलब है रिग्रेटेड टाइम, यानी सॉरी जिसके लिए मैं फील कर रहा हूँ, यानी कि वो दिन लगभग बेकार सा जो जा रहा था, बोरिंग सा टेंस वाला दिन जा रहा था, वो दिन बर्बाद बेकार टेंस वाला दिन का क्या कर दिया, उसके सम पार्ट, एक छोटे कुछ पार्ट को सेव कर दिया, बचा दिया। यानी दिन जो पूरा बेकार जा रहा था वो पूरा बेकार जाने से बच गया, थोड़ा अच्छा हो गया। मतलब कहना कवि का चाहते हैं कि इन पूरे 8 लाइनों को अगर हम देखें, आप पूरी 8 लाइनों को मिलाकर हम समझते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा क्लियर होगी। इन पूरे 8 लाइनों में 2 स्टेंजा में बटी हुई ये जो कविता है, इस पे हमसे कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक कौवे का हेमलॉक ट्री पर पड़े हुए स्नो को हिलाकर डस्ट के रूप में मेरे पर पड़ाना ला देती है परिवर्तन मेरे मूड पे, मेरे हृदय को परिवर्तित करके मेरे मूड को चेंज कर देती है। एक स्वच्छंदता, एक अलग सी जो है कि रिफ्रेशमेंट आ जाता है, जहाँ पर वो दिन जो बोरिंग सा एक टेंस वाला दिन, बेकार जाने वाला दिन था, उसके कुछ पार्ट को वो बचा देती है। यानी बेकार जाने वाला दिन पूरा जो है कि गलत तरीके से, कहने का मतलब है गलत भावों से, यानी कि जो टेंस से भरा होगा, जो सैडनेस से भरा होगा, सोरो से भरा होगा, जहाँ जिसको लेकर कि एक पछतावा भर रहे होंगे कवि की, बेकार गया दिन, उसके कुछ क्षणों को वो जो है बचा देते हैं, यानी कि अच्छा कर देते हैं। यानी एक सडन चेंज आ जाता है। कैसा चेंज? एक अच्छा वाला चेंज। अब ये चीज़ें आई कहाँ से? अब हम देखिए लिटरल मीनिंग के बाद मेटाफोरिकल मीनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आई कहाँ से? जो मैंने बात की थी कि वो 2 सिंबल यूज किए गए हैं। यानी कि 2 सिंबल कौन से हैं? तो एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री। ये कैसे हैं? तो जिनको हम बुरा मानते हैं। बुरा मानने से मतलब क्या है? क्रो जिसको हम बैड ओमेन मानते हैं, जिसको अपशगुन माना जाता है, जो डेथ, डार्कनेस, बुरी चीज़ों का सिंबल होता है। हेमलॉक ट्री जैसे अपने आप में वो भी एक गलत चीज़ें है। तो ये गलत चीज़ों से जिसको हम मानते हैं, मतलब मानव की मान्यताएं, उन मान्यताओं गलत चीज़ों के थ्रू ही एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, और उस छोटे इंसिडेंट का प्रभाव कवि के जीवन पे, जो दिन बेकार जा रहा था वो अच्छा हो जाता है। यानी समझिए कि कितना एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं?
कवि ये दिखाना चाहते हैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे जीवन में एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, और वो चीज़ें आ भी कहाँ जा सकती है, जैसा कि इस कवि ने इन दो चीज़ों का जहाँ पर सिंबल के रूप में यूज करके दिखाना चाहे कि गलत मानी जाने वाली चीज़ों से भी आ सकता है। दैट मीन्स कि हम ग्रांटेड नहीं हो सकते हैं कि हमें जो चीज़ों को हम बुरा मानते हैं, जो चीज़ें बुरी मानी जाती है, उन बुरी चीज़ों से, बुरी चीज़ें से हमें बुरे भाव ही मिलेंगे, हमारा बुरा ही होगा, या अच्छी चीज़ें से अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इस ही हमारे जो मानव की धारणा है, इसी का खंडन किया गया है। और फिर से मैं कहूँ कि एक छोटे इंसिडेंट से भी एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए एंड में हम एक जो बात करेंगे मैसेज की, उस पर जिक्र करेंगे। अभी इससे पहले अभी 4 लाइनों के हमने लिटरल मीनिंग, मेटाफोरिकल मीनिंग और थोड़ा सा एनालिसिस और जो कहते हैं हम एक्सप्लेनेशन को तो हमने कर लिया। अभी हम बात कर लेते हैं इस कविता में यूज हुए लिटरेरी डिवाइसों की। तो इसे भी पार्ट वाइज देख लेंगे। पहले 4 लाइन जो है कविता की, उस पर कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। ऐसे तो पूरी कविता को ही हम देख सकते हैं, लेकिन हम पार्ट वाइज ही देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा ये यहाँ 4 लाइन है, सबसे पहले इनके राइम स्कीम की बात हम कर लें, उसके बाद लिटरेरी डिवाइस की भी बात कर लेंगे। यहाँ जो राइम स्कीम यूज हुआ है, इसमें राइम स्कीम यूज हुआ है ए बी ए बी। अब ये कैसे समझिएगा, ए बी कैसे, द वे अ क्रो ए shook down on me B, the dust of snow A, from a hemlock tree B। अब ये कैसे समझिएगा, पहली लाइन जो है तीसरी लाइन से देखिए आप राइम कर रही है, क्रो स्नो, और दूसरी लाइन चौथी लाइन से मी ट्री, यानी ए बी यानी ए बी ये राइम स्कीम है। चलिए अब लिटरेरी डिवाइस की अगर बात कर ली जाए, तो पहला लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट कौन सा यूज हुआ है, इंजैममेंट, इसे कहते हैं हम इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है, इंजैममेंट उस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं जब एक सेम सेंटेंस ही किसी लिटरेरी वर्क में जो है कि 2 से ज़्यादा लाइनों पे कंटिन्यू करता है। देखिए समझते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, या एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन, क्रो आगे बढ़ गया है, शुक डाउन ऑन मी, ये देखिए चारों की 4 लाइनें एक ही सेंटेंस है। तो इस लिटरेरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इंजैममेंट कहते हैं। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एजोनेंस। वो क्या है, एजोनेंस, इसे हम कहते हैं एजोनेंस। एजोनेंस, एजोनेंस, ASSONANC। एजोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड, रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड, वॉल साउंड का रिपीटिशन, क्लोज जब वर्ड्स में रिपीटिशन मिले वॉल साउंड का, उसे हम एजोनेंस कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दूसरा लाइन जहाँ पर हम देखें, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर जो है रिपीटिशन हुआ है वॉल साउंड ओ का, तो ये एजोनेंस हो गया। अभी अगला लिटरेरी डिवाइस हम जिक्र करेंगे, वो उसके लिए हमें अगले स्टेंजा की ओर बढ़ना होगा। अगली जो स्टेंजा है, अगली स्टेंजा है ये वाली। अब इसमें जो 4 लाइन है, तो पहले इसके भी हम क्या कर ले बात, राइम स्कीम की। इसके राइम स्कीम क्या है, तो देखिएगा वापस वैसा ही है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब यहाँ भी आप देखिएगा, आप गौर फरमाइएगा, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि हार्ट यानी सी, मूड अलग सा हो गया डी, पार्ट हार्ट पार्ट एक जैसा सी, रूड मूड रूड, यानी यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है सी डी सेम वैसा ही, यानी कि इस पूरे पोएम का सॉरी लिटरेरी डिवाइस नहीं, राइम स्कीम, इस पूरे पोएम का राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। जी बिल्कुल, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है यहाँ पर वो है पहले वाले की तरह ही यहाँ पर भी क्या है, इंजैममेंट है। इंजैममेंट कैसे है, जैसे मैंने बताया था, एक ही लाइन देखिए कंटिन्यू कर रहा है,
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब देखिए फुल स्टॉप लास्ट में देखने को मिला, पूरी कविता में इंजाइनमेंट है। एक ही लाइन में एक कविता को दो अलग अलग स्टेंजा में बांट दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? इंजाइनमेंट। जी बिल्कुल सही। अगला लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। वो क्या है? वो है एलिट्रेशन, यानी यहाँ पर हमने यूज किया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन repetition of consonant sounds at the beginning of words in a closed manner। जब क्लोज तरीके से रिपीट हो कॉन्सोनेंट साउंड का, कब? किसी वर्ड के बिगिनिंग पे, किसी वर्ड के बिगिनिंग पे जब ऐसा होता है तब उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा हैज़ और हर्ट, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और वापस आपको फिर दिखने को मिलेगा सेव्ड और सम, यानी यहाँ पर एच साउंड और एस साउंड इनका रिपीटिशन हुआ है, और बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है। देखिए हैज़, हर्ट, सेव्ड, सम, दोनों इन चारों में आपको बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दिख रहा है। इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अगला लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वो कहलाता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होता है? ये भी कॉन्सोनेंट का ही रिपीटिशन होता है, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए। यहाँ पर भी ये स्टार्ट पे हो सकता है, एंड पे हो सकता है, मिडिल पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे को हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेव्ड, शम के साथ साथ हैड, एंड, ऑफ, र्यूड, इस तरह के साउंड यहाँ पर कॉन्सोनेंस कहलाते हैं। तो ये तो बात लिटरेरी डिवाइसेस की थी। अभी अंत में फिर से हम बात कर ले कि जैसे हमने लिटरेरी और मेटाफोरिकल जो है कि मीनिंग की बात की, और एक कविता को जानने के लिए मेटाफोरिकल जो मीनिंग है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है? उसका सेंट्रल थीम। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस कविता का सेंट्रल थीम क्या है और व्हाट द मैसेज एक्चुअली पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे। कौन सा चाहते थे वो, क्या वांट्स करते थे, कैसा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक छोटा सा इंसिडेंट भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात वो बताना ये चाहते हैं कि वो इंसिडेंट यानी कि एक अच्छा चीज़ हमारे लाइफ में एक अच्छा सा प्रभाव तब पड़ सकता है बुरी चीज़ों से भी, मतलब हमारे मानी गई हुई बुरी चीज़ों से भी। यानी हम ये ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं कि अच्छी चीज़ों से ही अच्छी चीज़ें आएगी और बुरी चीज़ों से हमेशा बुरी चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिनको बुरा मानते हैं वहाँ से भी हमारे लिए अच्छा कुछ मिल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव फ्रेम माइंड का रहना चाहिए। हमारा जो माइंड जो है, माइंडसेट कैसा ना हो चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। ये एक बड़ा संदेश है। यू नीड टू बी पॉजिटिव। हमें गलत जगह से भी, एक ऐसे जगह से भी जब हमारा जीवन बिल्कुल डार्कनेस में जाता दिख रहा है, वहाँ पर भी कहीं भी तुरंत हमारे लिए एक आशा की किरण दिख सकती है, और किसी ऐसे जगह से जिसे हम सोच नहीं सकते। जैसे यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री के उदाहरण से दिखाया गया, जिनको बुरा माना जाता है, बुरी मतलब कि सिंबल किया जाता है बुरी चीज़ों से, डार्कनेस, डेथ और पॉइजनस ट्री वो अपने आप में है। तो उन बुरी चीज़ों से भी अच्छा उनको मिला और उनके बेकार जाने वाला दिन अच्छा हो गया। एक अच्छा सा परिवर्तन उनके जो है कि मूड पे आ गया। तो यही वो दिखाना चाहते हैं कि मानव जीवन में छोटे से छोटी सी घटना हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव डाल सकती है। वो घटना, वो अच्छी चीज़ हमारे लाइफ पे बुरी माने जाने वाली चीज़ें से भी आ सकती है। तो हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और बुरे जाने वाले दिन पे बुरा ही जाएगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। आशा है कि आपको ये हमारा आज का ये जो क्लास है वो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ।
ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, ताकि बाकियों का भी हेल्प हो सके। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चूँकि हमारा चैनल भी नया है, इसे सब्सक्राइब कर ले और पास ही जो है नोटिफिकेशन की बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह के इंग्लिश और अन्य सब्जेक्टों से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुँचते रहें। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर हैं और हमारा काम है कि ज़रूर आपकी मदद से जितना ज़्यादा आप शेयर करें, हम अधिक से अधिक लोगों के साथ हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए गुड बाय, स्टडी हार्ड, टेक केयर, थैंक यू।